वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आरपीएससी का राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का 2013-14 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले भी हम बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाइए और उनको प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर भी हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी बचे 25 क्वेश्चन को आने वाली वीडियो में इसी क्वेश्चन पेपर के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्या बोला गया है। उसमें बोला गया है इफ द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपसे पूछी है। ठीक है, आपसे मांग की कीमत लोच पूछी है। अगर आपका डिमांड का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, हम इनका डायग्राम बनाते हैं। अगर आपका डिमांड का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो हमें क्या पता है कि उसके हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, बराबर होती है। तो आपकी क्या होगी, हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गवर्नमेंट। अब हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव जो है गवर्नमेंट का नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि सरकार जैसे जब मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम पढ़ते हैं तो बहुत से ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करती है, तो कौन से एक ऑब्जेक्टिव का वो ध्यान नहीं रखती। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबिलिटी बनाए रखना ये हमारी सरकार का सबसे पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव को देखिए, लो एंड सस्टेन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना और कम से कम रखना ये भी सरकार का एक मुख्य उद्देश्य होता है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर हम देखते हैं। थर्ड देखिए, कितना इकोनॉमी में हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कितना है। इन सब पॉइंट्स को भी गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स में पूरा करने की कोशिश करती है। ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में बोला गया है फॉल इन अ प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के प्राइस जो है घट गए। प्राइस का घटना बढ़ना, प्राइस थ्योरीज, ये सरकार के माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव है, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको मनी सप्लाई गिवन है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी गिवन है, आपसे स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी गिवन है। आपको एलएम इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम कहेंगे मनी सप्लाई इक्वल होती है मनी डिमांड के, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस उसी तरह से पुट कर देंगे, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। अब आप देखिए, आपकी जो मनी डिमांड है वो क्या गिवन है। सबसे पहले आपको मनी डिमांड में गिवन है 0.25 वाई। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है, और स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी आपकी कितनी है, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी है आपकी 50 माइनस 200 आई। ठीक है, और आपको पता है मनी डिमांड किसके इक्वल होती है, मनी सप्लाई के। मनी सप्लाई आपके पास कितनी है, मनी सप्लाई भी आपके पास 200 गिवन है। आपको इनकम के इक्वल जो है स्टेटमेंट बनानी है, तो हम क्या करते हैं 0.25 वाई को इधर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं 0.25 वाई को हम इधर रख लेते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये 50 किस में है, इधर प्लस में है, 200 के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 150 आ जाएगा। और ये इधर देखो, इधर -200 आई माइनस में है, जब ये 2 इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 200 आई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप 150 अपॉन 0.25 करोगे, प्लस करोगे 200 आई, डिवाइड करोगे किससे, 0.25 वाई। जब आप यहाँ 0.25 वाई से डिवाइड करते हो तो यहाँ तो आपका आ जाएगा 600 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका 800 आई आ जाएगा, और बीच में आपका रहेगा प्लस। तो आपकी क्या इक्वेशन बनी,
आपकी इक्वेशन बनी y की वैल्यू इक्वल आएगी 600 प्लस 800i। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है द AR कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर सेम इन अ केस ऑफ। एवरेज रिवेन्यू कर्व और इंडस्ट्री का डिमांड कर्व किस मार्केट के अंदर बिल्कुल सेम होता है। ऑप्शन है मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, डिओपोली। आप लोगों को पता है मोनोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर फर्म और इंडस्ट्री का जो डिफरेंस होता है कुछ भी नहीं होता। एक अकेली फर्म ही उत्पादन करने वाली होती है, वही फर्म होती है और वही उसकी इंडस्ट्री होती है। तो यहाँ पर जो एवरेज रिवेन्यू कर्व होता है बिल्कुल सेम होता है। और एक दूसरा रीज़न मोनोपोली राइट आंसर होने का ये भी है क्योंकि मोनोपोली मार्केट में हमेशा ही आपको जो प्राइस मिलेगा वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा मिलेगा और वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। तो इस वजह से भी उनका AR कर्व और इंडस्ट्री का AR कर्व सेम होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोनोपोली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कुछ नहीं पूछा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है अल्टरनेटिव कॉस्ट की आपसे डेफिनेशन पूछी है। आप लोगों को पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव साधन का यूज़ करने की कॉस्ट होती है। इसकी तो सीधी डेफिनेशन होती है, तो हम क्या कहेंगे, अमाउंट अ फैक्टर कैन अर्न इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट यूज़। यहाँ से तो आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछी है, तो आप जितनी भी डेफिनेशन पढ़ोगे, देखो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ो, इंक्रीजिंग कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम परचेज ऑफ सम अदर इनपुट इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग इनपुट, कि आपकी कॉस्ट बढ़ गई है प्रेजेंट में जो आप इनपुट परचेज करना चाह रहे थे उसके कंपैरिजन में। तो ये डेफिनेशन तो नहीं होती। कॉस्ट टू बी पेड टू रिटेन अ फैक्टर इट्स प्रेजेंट वैल्यू, किसी साधन की वर्तमान लागत को बनाए रखने की कॉस्ट, ऐसा भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में होता है आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप किसी एक ऑप्शन को चूज करते हो जो आपके लिए बेस्ट होता है, लेकिन आपको किसी दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो आप सेक्रीफाइस करते हो वो क्या होता है, सेक्रीफाइस जो नए वाले के लिए आपकी क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। तो हम यहाँ कहेंगे अमाउंट ऑफ फैक्टर कैन अर्न इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट यूज। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है VMP इज अ डिफाइन। VMP क्या है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट का आपसे क्या पूछा है, फॉर्मूला है ये। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है प्राइस के साथ हम क्या करते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी जो लेबर की होती है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देखिए मार्जिनल सीमांत, फिजिकल होता है भौतिक और प्रोडक्ट होता है उत्पादन। सीमांत भौतिक उत्पादन को जब कीमत से गुना कर दिया जाता है तो आपका क्या आ जाता है, VMPL आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज। इंडिया के अंदर किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलती है, टेक्निकल, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल या स्ट्रक्चरल। आप इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जिस तरह की मार्केट के अंदर स्किल की नीड है उस तरह की लेबर की हमारे यहाँ पर क्या है, डेफिशिएंसी पाई जाती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं लोगों को मिल पा रहा। इसीलिए यहाँ पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विच इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तरल, तरल होता है कि कौन सी एक ऐसा कंपोनेंट है या मेजरमेंट है जिसके में आपके पास सबसे ज़्यादा कैश आपके हाथ में रह सकता है। M1, M2, M3, M4। आप लोगों को पता है M1 आपका सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होता है क्योंकि करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट सिर्फ इसके अंदर होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय, इंडिया के अंदर नेशनल इनकम कौन एस्टिमेट करता है? प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया के अंदर नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का काम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछी गई है। आप लोगों को पता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी को सबसे पहले देखने का तरीका यही है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस होता है, दूसरे की क्या होती है? क्वांटिटी होती है। अगर मान लो दो प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई, तो क्या होगा? एक्स का प्राइस होगा और वाई की क्या होगी? डिमांड होगी। अब आप देखिए, टी एंड शुगर, चाय बिना शुगर के नहीं बन सकती, तो ये एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो डिमांड का है रिलेशनशिप कैसा होता है? तो आपको पता है नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। एक तरफ आप टी का प्राइस लोगे और आप यहाँ शुगर की क्वांटिटी लोगे, और किस तरह का रिलेशन बनाओगे? कि आप बनाओगे नेगेटिव रिलेशन जो है आप बनाओगे। तो आपको क्या समझ आएगा? अगर शुगर का प्राइस बढ़े, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो शुगर की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टी एंड शुगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो इसीलिए जब कोई चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो वहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है? नेगेटिव होती है, क्योंकि हम इनका एक दूसरे के स्थान पे यूज़ नहीं कर सकते, दोनों को आपको इकट्ठा यूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है? अगले क्वेश्चन में है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि मार्केट में एक बॉन्ड खरीदा जाता है, उसके प्राइस में और मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट में किस तरह का रिलेशनशिप होता है। तो प्राइस ऑफ बॉन्ड और उससे मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। जब क्या होगा? मार्केट में बॉन्ड आप खरीदते हो, बॉन्ड क्या होता है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके पास पैसा होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, प्राइवेट सिक्योरिटीज़ में मतलब लोन देता है कंपनीज को, तो वहाँ पर बॉन्ड खरीदता है। तो बॉन्ड का भी एक प्राइस होता है और उससे उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट एक फिक्स अमाउंट पे मिलता रहता है, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में और बॉन्ड प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे ही उस बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका घट जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ये वाला रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है वहाँ पर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा कि बॉन्ड के प्राइस में और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंक्लूड, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग में हम क्या इंक्लूड करते हैं? फर्स्ट देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन न्यू रेजिडेंशियल हाउस, कि अपने नए आवास पर आपने खर्च किया, ये भी एक निवेश खर्च है। अगला देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन न्यू इन्वेंट्रीज, आपने कुछ नई इन्वेंट्रीज खरीद ली, इन्वेंट्रीज होता है स्टॉक, आपने प्रोडक्ट का स्टॉक खरीद लिया वो। या एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्टिव फिजिकल कैपिटल, आपने भौतिक पूंजी मतलब कि कैपिटल पर पैसा लगाया है, क्या वो आपकी इन्वेस्टमेंट है? या ऑल ऑफ अबव, क्या सभी आपकी जो निवेश खर्च है वो? तो आप देखोगे हर एक के अंदर आपका निवेश खर्च है। तो यहाँ पर दिए गए सभी ऑप्शंस आपके राइट गिवन है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसमें बोला है एम्पिरिकल रिलेशनशिप आपको बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन में, मीन डेविएशन में एंड क्वार्टाइल डेविएशन में। आपको पता है एक फॉर्मूलेज होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन के। तो यहाँ पर ये बताया है कि इन तीनों में जो एक रिलेशनशिप होता है तो उस अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, वैसे तो काफ़ी बड़ा है, फिर भी हम इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन का। तो ये आपके पास क्या है क्वेश्चन में, आपने देखा होगा ये सभी ऑप्शंस आपको गिवन है।
आपको पता है आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हो, आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला आप पढ़ते होंगे, प्रॉपर्टी है उसकी ये कि क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है 2/3 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है। और अगर आपको मीन डेविएशन निकालना है तो 4/5 करना पड़ेगा किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला और होता है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। आपको क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन से ही क्या करना है, 3/2 कर देना है उसका, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो पहले आपको इन 3 फॉर्मूलों का पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का, मीन डेविएशन का और क्वार्टाइल डेविएशन का। जब आपको ये तीनों ही फॉर्मूले पता लग गए तो आपको क्या करना है, इनके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। पहले देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला, क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला है 2/3 है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब आप देखिए आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू डालकर अगर आपकी क्वार्टाइल डेविएशन की वही वैल्यू आ जाती है जो कि आपके आंसर में गिवन है, तो इसका मतलब आपका रिलेशनशिप बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। हमने क्या किया, 2/3 किया और 6 यहाँ पुट कर दिया और आपने यहाँ काटा तो आपका क्या आ गया, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो आपने देखा आपका क्वार्टाइल डेविएशन कितना निकला है, 4 ही निकला है। तो आप देखिए जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को 6 डाला तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन क्या निकला, 4 निकला। इसका मतलब क्या है, ये 2/3 है, ये कि इसका 2/3 है स्टैंडर्ड डेविएशन के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको मीन डेविएशन निकालना है। तो आपको पता है ना मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, अभी अभी हमने किया कि मीन डेविएशन जो है आपका फॉर्मूला है 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप फिर क्या कर रहे हो, आप फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को डालकर क्या कर रहे हो, मीन डेविएशन निकाल रहे हो। फिर देखिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 4/5 इंटू 6 जब आपने किया तो 24 आया, 24/5 किया तो 4.8 आया। तो आपने देखा आपकी मीन डेविएशन की वैल्यू भी क्या आई, 5 के अप्रोक्स आई, 4.8। हम कह सकते हैं 5 मीन डेविएशन आपका निकल गया। अब आपको ये देखना है, आपने दो वैल्यूज, तो आपने 2 बार स्टैंडर्ड डेविएशन को डालकर मीन डेविएशन को भी निकाल लिया, क्वार्टाइल डेविएशन को भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू डाल लेंगे और हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू देखेंगे कि क्या निकली है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर क्या करना है, फॉर्मूला वही है, क्वार्टाइल डेविएशन इंटू 3/2। क्वार्टाइल डेविएशन अभी हमने कितना निकाला है, 4 निकाला है, तो इंटू 3/2 किया तो आपका क्या निकला है, 6 निकला है। आपने देखा कि आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपने क्वेश्चन में दी गई हर एक उसको डाल के देखा तो आपका क्या आया, 6 स्टैंडर्ड डेविएशन आया। इस क्वेश्चन में आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वही करेक्ट गिवन है, बाकी सभी स्टेटमेंट रोंग है। अब आपको ये भी पता रोंग कैसे हैं, आपको मैं वो भी एक एग्जांपल से बताती हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हमने सेकंड इक्वेशन को, ठीक है, सेकंड इक्वेशन को रोंग प्रूफ किया है। आप सभी को कर सकते हो कि 4 स्टैंडर्ड डेविएशन, 5 मीडियन डेविएशन और 6 क्वार्टाइल डेविएशन, यही सेम फॉर्मूले हम लगाएंगे और आप देखो आपके आंसर मैच नहीं करते। उसमें क्या था, थर्ड वाली स्टेटमेंट में आपने एक वैल्यू डाली थी, आपकी सेकंड निकल गई थी, फिर आपने एक डाली जो आपकी इक्वेशन में दी गई वैल्यू थी वो निकल गई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने सेकंड इक्वेशन को लिया है, सेकंड इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या क्या गिवन है, सेकंड इक्वेशन के अंदर आपके पास 4 आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, 5 आपको मीन डेविएशन गिवन है, 6 आपको क्वार्टाइल डेविएशन गिवन है। आपका फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्वार्टाइल डेविएशन क्या क्या होता है, 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, 2/3 कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना गिवन है, 4। अब आपने 4 पुट किया, जब आपने 4 पुट किया 4 2 ज़ा 8 आया तो 8/3। आपके क्वार्टाइल डेविएशन की जो वैल्यू निकल रही है वो क्या निकल रही है, 8/3 निकल रही है। लेकिन आप ऊपर जाकर देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन की सेकंड स्टेटमेंट में जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, 6 गिवन है। तो आपने देखा था जब हमने थर्ड इक्वेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू डालकर क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू को निकाला था तब तो हमारी राइट निकली थी, लेकिन अब जो है हमारी 6 ना निकल कर 8/3 निकल गई। तो यहीं से ये ऑप्शन क्या हो जाता है, रोंग हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन की भी डाल सकते हैं। अब देखिए, अब हमने यहाँ क्या किया,
स्टैंडर्ड डेविएशन को भी निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन की तो वैल्यू हमारे पास क्या निकली, स्टैंडर्ड डेविएशन की क्वार्टाइल डेविएशन इंटू 3/2। क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है, और आप 3/2 करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 4 आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर मीन डेविएशन को भी ऐसे निकालोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो वहाँ सेम नहीं आ रही। तो आपने देखा, एक बार हमने करेक्ट से भी करके देखा, एक बार इनकरेक्ट से भी करके देखा, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही रिलेशनशिप दिखाता है। तो इसके लिए आपको तीनों फॉर्मूले जो है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद आप वैल्यू पुट कीजिए, जो आपकी वैल्यू सही निकलती है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ। एवरेज आपको ग्रोथ रेट निकालनी है तो आप कौन से मेथड का यूज करोगे, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन या मोड। आप लोगों को पता है जब हमें ग्रोथ रेट निकालनी होती है तब हम जियोमेट्रिक मीन का सबसे ज़्यादा जो है यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और मोड क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डू नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट ही नहीं करते वो, या कभी भी इक्वल नहीं होते, ऑलवेज इक्वल होते हैं, या इक्वल होते हैं जब हमारी क्याऊ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0.50 जो है हमारी वैल्यू होती है। अब देखिए हमारी ना एक प्रॉपर्टी होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, हमारी क्या होती है वहाँ पर जो पी और क्याऊ की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। सक्सेस की और फेलियर की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होती है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे मीन और मोड की वैल्यू, मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। जब हमारे पास पी की जो वैल्यू है, हम कहें सक्सेस की जो हमारी वैल्यू है वो क्या होगी 0.5 होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन इंटरनेशनल ट्रेड प्रोटेक्टिविज्म मीन्स, प्रोटेक्ट करना मतलब आप क्या कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड से दूसरे देशों के व्यापार में रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो और अपने जो व्यापार को क्या कर रहे हो, बचा रहे हो। संरक्षण करना उसको ही कहते हैं। तो जब आप संरक्षण करते हो, संरक्षण कैसे कर सकते हो, दूसरे देश के ट्रेड पर तरह तरह के टैरिफ्स लगाते हैं, हम कोटा लगाते हैं। तो इस तरह का मतलब क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में प्रोटेक्शन का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी का यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्शमैन एंड सिंगर सपोर्ट द आइडिया ऑफ, बैलेंस ग्रोथ की बात की थी उन्होंने, अनबैलेंस की थी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। हर्शमैन और सिंगर जो है अनबैलेंस ग्रोथ के फेवर में थे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द थ्योरी ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन इज गिवन बाय, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन जो है किनके द्वारा दी गई थ्योरी है। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन जो है वो डोल्टन ने दी थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की जो थ्योरी है वो किससे संबंधित है, उसमें क्या हम टैक्सेशन की बात करते हैं या पब्लिक डेप्थ की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, या फिर टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो उसके अंदर हम मार्जिनल बेनिफिट के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और मार्जिनल सेक्रीफाइस के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, हम एक मार्जिनल बेनिफिट के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, एक हम मार्जिनल सेक्रीफाइस के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के अंदर हम टैक्स की बात भी करते हैं, हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात भी करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स कलेक्शन एंड टैक्स रेट हैज़ बीन एक्सप्रेस बाय, हमने ये क्वेश्चन बहुत बार किया है कि एक तरफ हमारा टैक्स की रेट होती है, एक तरफ हमारी टैक्स की रिवेन्यू होती है। तो टैक्स की रेट और टैक्स रिवेन्यू के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाते हैं वो हम लेफर कर्व की हेल्प से दिखाते हैं। लेफर कर्व आपका इस तरह से बना होता है। तो
तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है एग्रीकल्चर होल्डिंग टैक्स वाज रिकमेंडेड बाय द कमेटी हेडेड बाय। एग्रीकल्चर पर भी टैक्स लगाया जाएगा जोतों पर, ये वाली जो रिकमेंडेशन है जब दी गई तो उस समय हमारी कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे? तो उस समय जो हमारी कमेटी के जो हेड थे वो थे के.एन. राज, जो थे उस समय हमारी कमेटी के हेड थे जिन्होंने एग्रीकल्चर पर जो है टैक्स लगाने की बात की थी। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है करंटली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ मेजर्ड इन। करंटली जो हम HDI पढ़ते हैं वो किस तरह से मेज़र होता है? उसको हम फ्रीडम प्रोस्पेक्टिव से मेज़र करते हैं, आइडियलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव से मेज़र करते हैं, या अटेनेबल पर्सपेक्टिव से मेज़र करते हैं, या डेप्रीवेशन प्रोस्पेक्टिव से मेज़र करते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तो हमारा वहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या हमें अटेन करना है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं वो हम अटेनेबल प्रिंसिपल, अटेनमेंट जो प्रोस्पेक्टिव होता है उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएट इज ट्रू इंडिकेटर ऑफ करंट फिजिकल पोजीशन। एक इकोनॉमी की करंट फिजिकल पोजीशन बिल्कुल राइट आपको देखनी है तो आप किसका यूज़ करोगे? तब हम जो यूज़ करते हैं वो हम प्राइमरी डेफिशिएट का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी डेफिशिएट में क्या होता है, फिजिकल डेफिशिएट में हम जितनी भी इंटरेस्ट की पेमेंट को माइनस कर देते हैं, फिर एक्चुअल में क्या हमारी फिजिकल पोजीशन है उसका हम सही से अनुमान लगा पाते हैं। तो इसीलिए हम प्राइमरी डेफिशिएट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि हम करंट फिजिकल पोजीशन को देखने के लिए प्राइमरी डेफिशिएट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वो जो बनाया जाता है वो रूरल डेवलपमेंट फंड एसोसिएट करता है किसके साथ? नाबार्ड के साथ, RBI के साथ, ICIC के साथ, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। रूरल सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए जो फंड बनाया जाता है वो जो है एसोसिएट है नाबार्ड के साथ, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि रूरल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है फंड बनाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। आने वाली वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।